और अब रूस की बात करते हैं, जहां स्कूल की लड़कियों को बच्चे पैदा करने के लिए $1200 की पेशकश की जा रही है। एक चौंकाने वाली नई नीति में ओरियो क्षेत्र पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है जो गर्भवती किशोरियों को बिना किसी न्यूनतम आयु सीमा के भुगतान कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह समर्थन है, जबकि आलोचक इसे लापरवाही मानते हैं। रूसी अधिकारी एक गंभीर संकट को छुपा रहे हैं। उन्हें डर है कि असली आंकड़े आते ही जनता का गुस्सा बेकाबू हो जाएगा, और इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हो जाएं, उन्होंने चीज़ों को बिखरने से बचाने के लिए बेहद हताशा भरे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह एक संकट है जिसके बारे में हर कोई जानता है, कम से कम ऊपर ऊपर से तो, क्योंकि सतह के नीचे एक डरावनी सच्चाई छुपी हुई है जिसे छुपाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। तो आखिर यह संकट है क्या जो रूस को मार रहा है? ठीक है, शुरू करने से पहले उस लाइक बटन को दबा दें। यह एल्गोरिदम को वीडियो छुपाने से रोकता है जैसे रूस सच्चाई छुपाता है। धन्यवाद। 2 जुलाई 2025 को रूस की सांख्यिकी एजेंसी रोस्टेट ने चुपचाप एक नई रिपोर्ट जारी की, लेकिन कुछ गायब था। न जन्म दर थी, न मृत्यु दर, न ही प्रवास पर कोई डेटा था। पूरे जनसांख्यिकी अनुभाग को ही हटा दिया गया था। यह एक बार की गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर उठाया गया कदम था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में 10,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, घायल नहीं, मारे गए। और अचानक रूस ने जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया। यह संयोग है, मुझे नहीं लगता। फिर भी एक को छोड़ किसी ने सरकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और वह व्यक्ति न तो साधारण था और न ही उसका किया गया काम साधारण था। अलेक्सी रक्षा, जो जनसांख्यिकी विशेषज्ञ हैं और रोस्टेट में काम करते थे, सबसे पहले चेतावनी देने वालों में थे। उन्होंने जनता को जन्म दर में गिरावट और जनसंख्या संकट की चेतावनी दी। इसके तुरंत बाद सरकार ने उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर दिया और उन्हें व्याख्यान देने, पढ़ाने, किताबें और शैक्षणिक लेख प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अधिकारी उनकी चेतावनियों को फैलने नहीं देना चाहते थे। प्रतिबंधित होने से पहले उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी लीक की थी। रक्ष ने 2025 की शुरुआत के आंकड़ों के आधार पर कहा, रूस की हालत 1700 के बाद कभी इतनी खराब नहीं रही। 2025 के मार्च में जन्म दर लगभग 67% तक तेजी से गिर गई थी, जबकि 2024 के उसी महीने की तुलना में और फरवरी में 3-4% की गिरावट आई थी। जनवरी 2021 में रूस की जनसंख्या क्रीमिया सहित 147.1 मिलियन थी, जो जनवरी 2025 तक घटकर 146.1 मिलियन रह गई। यहाँ तक कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया के नए कब्जे वाले क्षेत्रों की आबादी जोड़ने के बाद भी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस धीरे धीरे जानकारी छिपा रहा है। डेटा सेट, जीवन प्रत्याशा और मृत्यु के कारण के आंकड़े हटाए जा रहे हैं। शरणार्थियों और आंतरिक प्रवास की जानकारियां भी सार्वजनिक रिकॉर्ड से गायब हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब युद्ध से नहीं, बल्कि कई साल पहले ब्लैकआउट से शुरू हुआ था। 2018 में पुतिन के चौथे कार्यकाल के बाद पारदर्शिता प्राथमिकता नहीं रही। ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को ओपन डेटा पोर्टल्स जैसे माध्यमों से बढ़ाना था। जनता से परामर्श और ई पिटीशन जैसी पहलें 2018 तक काफी हद तक खत्म कर दी गई थीं, और तब से इन्हें चुपचाप छोड़ दिया गया है। सरकारी बहाना था राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन असली वजह इन आंकड़ों के खुलासे का डर। जब सच खतरनाक हो उसे गायब कर दिया जाता है। देखिए, क्षेत्रीय मृत्यु के आंकड़े ऐसी चीज उजागर कर सकते हैं जिसे रूस सामने नहीं आने देना चाहता। युद्ध की असली कीमत। बशकोर्दोस्तान और तार्दिस्तान जैसे क्षेत्रों में हताहतों की संख्या रिपोर्टेडली यारोस्लाव, स्मोलेंस्क जैसे स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक है। यह असंतुलन दिखाता है कि इस युद्ध की कीमत कौन चुका रहा है। सोचिए, अगर ये आंकड़े सामने आ जाएं, यह तुरंत दिखा देगा कि किन समुदायों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, और इससे अशांति भड़क सकती है। साथ ही रूस की जनसांख्यिकीय नीतियां भी सफल नहीं हो रही। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था कि प्रजनन दर को प्रति महिला 2.3 जन्म तक बढ़ाया जाए, जो जनसंख्या में गिरावट को उलटने के लिए जरूरी है। लेकिन अब हकीकत काफी अलग है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के मुताबिक
रूस की प्रजनन दर लगभग 1.4 है, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से काफी कम है। सिर्फ चेचन्या और दागिस्तान जैसे कुछ दूर दराज या जातीय क्षेत्र ही उस लक्ष्य के पास हैं, बाकी देश में जन्म दर घट रही है। तो अगर सरकार ने क्षेत्रवार अद्यतन डेटा जारी किया तो यह केवल यही पुष्टि करेगा कि ये लक्ष्य वास्तविकता से बहुत दूर हैं और रूस की जनसंख्या लगातार घट रही है, जिसका दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक पहलू भी जरूरी है। अगर जनता देखे कि शराब विरोधी कानून या मातृत्व लाभ जैसी योजनाएं सफल नहीं रहीं तो विश्वास घटता है। डेटा छुपाकर सरकार कहानी पर नियंत्रण रखती है, लेकिन पता चलता है कि रूस रूसियों से एक और ज्यादा संवेदनशील मुद्दा छुपा रहा है, और वो है प्रवासन। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में अधिक मध्य एशियाई प्रवासी होने से जनसांख्यिकीय असंतुलन बढ़ने पर सामाजिक तनाव हो सकता है। विस्तृत आंकड़े उन दरारों को उजागर कर सकते हैं जिन्हें रूस अभी स्वीकार नहीं करना चाहता, और ऐतिहासिक रूप से यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि 1970 के दशक में सोवियत संघ के दौरान भी जब जीवन प्रत्याशा घटने लगी थी तो उन्होंने इसके आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिए थे। इस बार स्थिति और भी खराब है। हाल ही में रूस की सांख्यिकी एजेंसी रोस्टेट ने कुछ मुख्य जनसांख्यिकीय आंकड़े प्रकाशित करने बंद कर दिए हैं। अंतिम रिपोर्ट मई 2025 की थी, जिसे जुलाई में प्रकाशित किया गया था, लेकिन उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। कीव पोस्ट द्वारा रिपोर्ट किए गए सूत्रों के अनुसार रूस ने अब फैसला किया है कि मौत, जन्म, विवाह, तलाक और प्रवास से संबंधित आंकड़े अब सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। अब यह जानकारी सिर्फ आधिकारिक हस्ताक्षरों के तहत आंतरिक रूप से साझा होगी, आम जनता को इसकी पहुंच नहीं मिलेगी। हर विवरण मिटा दिया गया है। लगभग सभी मासिक जनसांख्यिकीय अपडेट गायब हो गए हैं। इसमें पूरे आंकड़े होते हैं, जैसे किसी महीने में कितने लोग जन्मे, मरे, शादी या तलाक हुआ और ये घटनाएं कहाँ हुई। पहले क्षेत्रीय विवरण होते थे, अब सब गायब हो गया है। तो धीरे धीरे रूसी सरकार ने अपनी आबादी के वास्तविक समय के स्वास्थ्य और गतिविधियों को दर्शाने वाले सभी प्रमुख आंकड़ों को हटा दिया या छुपा दिया है। मासिक या वार्षिक मृत्यु रिपोर्टें या तो चुपचाप हटा दी गई हैं या सीमित पहुंच में बंद कर दी गई हैं। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा रूस की जनसंख्या का डेटा है। पिछले महीनों में रूसी सरकार ने कुछ अहम जनसांख्यिकीय आंकड़े जारी करना चुपचाप बंद कर दिया है। इस चुप्पी ने गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। 2021 में रूस की जनसंख्या 147.1 मिलियन थी, जो 2025 में घटकर 146.1 मिलियन हो गई। यह सिर्फ अस्थायी गिरावट नहीं, बल्कि लंबे समय से बिगड़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है। 2024 में रूस की जनसंख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई। मृत्यु दर जन्म दर से 60,000 अधिक थी, जो पिछले साल की तुलना में जनसंख्या में कमी में 20% की वृद्धि है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं समझाया जा सकता। रूस अब उन मौतों में वृद्धि देख रहा है जिन्हें अतिरिक्त मृत्यु कहा जाता है, यानी ऐसी मौतें जो उम्र, बीमारी या दुर्घटनाओं जैसी अपेक्षित वजहों से कहीं अधिक हैं। आंकड़े इसकी गंभीरता दिखाते हैं। 2022 में अतिरिक्त मृत्यु दर लगभग 22,000 थी, जिसका सीधा मतलब है कि एक सामान्य वर्ष की अपेक्षा 22,000 अधिक लोगों की मौत हुई। यह एक स्पष्ट संकेत था कि कुछ बहुत गड़बड़ है, भले ही इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया गया हो। 2023 में यह 40,000 हुआ, लेकिन 2024 तक 40,000 से ज्यादा हो गया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन मौतों का एक बड़ा हिस्सा युद्ध से जुड़ा था। खासकर तुवा गणराज्य, अल्ताई और नेनेत्स स्वायत्त ओक्रुग जैसे क्षेत्रों में, जहां सैन्य भर्ती और लामबंदी खास तौर पर आक्रामक रही है। चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ ये 3 क्षेत्र लगभग 30% अतिरिक्त मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। और जब ऐसा लगने लगा कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तो रूस पर और भी डरावना संकट टूट पड़ा। अब आबादी के साथ जन्म, मृत्यु, शादी व तलाक के आंकड़े भी गायब हो गए हैं। पहले उन्होंने क्षेत्रीय आंकड़े हटाए, फिर राष्ट्रीय कुल भी बताने बंद कर दिए। मार्च 2025 में जन्म दर ऐतिहासिक रूप से सबसे कम हो गई। सिर्फ लगभग 3,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हुए, जो रिकॉर्ड रखने की शुरुआत के लगभग 200 सालों में सबसे कम है। यह सबसे बड़ा डरावना सपना था, क्योंकि अगर आपके पास बुजुर्गों की जगह लेने के लिए पर्याप्त युवा नहीं है, तो देश ढह सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण चीन है, जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है।
चीनी वैज्ञानिक यी फूसियान का कहना है कि चीन वर्षों से अपनी जनसंख्या बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। उनके अनुसार चीन ने जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर बताई हो सकती है। यह संख्या फिलीपींस की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। वह कहते हैं कि चीन की हर दशक में होने वाली जनगणना को सरकारी अनुमान से मेल खाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इन जनगणनाओं से वार्षिक अनुमानों को सही करने में मदद मिलेगी। लेकिन चीन के मामले में ऐसा लगता है कि इनका इस्तेमाल गलत आंकड़ों को सही ठहराने के लिए किया गया है। चीन सरकार कहती है 2023 में जनसंख्या 141 करोड़ थी, लेकिन ये मानते हैं असली संख्या इससे काफी कम है। और यह सिर्फ एक सांख्यिकीय गलती नहीं है, इसके गंभीर परिणाम हैं। गलत आंकड़ों के कारण चीन की घरेलू विदेशी नीतियां, रक्षा, अर्थव्यवस्था और अमेरिका जैसे देश चीन से कैसे निपटें, सब भ्रामक आंकड़ों पर आधारित हैं। चीनी ब्यूरो के अनुसार 1991-2000 के बीच 20.3 करोड़ जन्म और 7.9 करोड़ मौतें हुई। साल 2000 तक आबादी करीब 127 करोड़ होनी थी। 2000 की जनगणना में आंकड़े मेल नहीं खाए तो अधिकारियों ने क्या किया? उन्होंने अपने अनुमान सही दिखाने के लिए करोड़ों लापता लोगों को खोजने का अभियान चलाया। ये फूसियान ने और गहराई से जांच की। उनका कहना है कि उस दशक में सिर्फ करीब 16.424 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। मृत्यु दर घटाने और प्रवास को ध्यान में रखने के बाद उन्होंने पाया कि जनसंख्या गणना में लगभग 4 करोड़ लोगों को झूठा जोड़ा गया था। यह कोई छोटा अंतर नहीं है, यह तो जैसे एक पूरे देश की आबादी के बराबर है। चीन की जनसंख्या लगातार दूसरे साल घटी। 2023 में जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। केवल 1000 लोगों पर 639 जन्म हुए, जो 2022 में 677 थे। यह 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश में सिर्फ 90.2 लाख नए जन्म हैं। और प्रजनन दर, यह प्रति महिला सिर्फ 1 जन्म है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। चीन को दक्षिण कोरिया 0.72, जापान की 1.2 और ताइवान तो 0.85 जैसे देशों की कतार में खड़ा कर देता है। रूस भी उसी राह पर है और इसके नतीजे पहले से घातक हो रहे हैं। युवा रूसी पुरुषों के जीवन प्रत्याशा के आंकड़े 2024 के अंत से चुपचाप हटा दिए गए, जब गिरावट तेज हुई थी। ये आंकड़े रूसी आबादी पर युद्ध के व्यापक प्रभाव को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये भी अब उपलब्ध नहीं है। रूस में गायब होने वाले आंकड़ों की एक और बड़ी श्रेणी प्रवासन और अपराध संबंधी आंकड़े हैं। 2023 के मध्य तक रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय यानी MVD प्रवासन पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करते थे, जिसमें दिखाया जाता था कि लोग कहां से आ रहे हैं, वे कैसे प्रवेश कर रहे हैं और विस्तृत आंकड़े दिए जाते थे। लेकिन अचानक उन्होंने ये आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने रिपोर्ट्स भी हटा दिए। अब जो उपलब्ध है वे सिर्फ सामान्य तिमाही बुलेटिन हैं। अब इन बुलेटिन्स में ठोस आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये दिखाते हैं कि सरकार प्रवासन अपराधों से कैसे निपट रही है। यहाँ एक ट्विस्ट है। रूस में प्रवासी रूसी नागरिकों की तुलना में औसतन कम अपराध करते हैं, जैसा कि अधिकतर देशों अमेरिका में भी होता है। तो असल में हो क्या रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने इस डेटा को सीमित कर दिया ताकि प्रवासी विरोधी सोच को बढ़ावा दिया जा सके। 2022 से बदलाव आया है। सरकारी अधिकारी, मीडिया और कानून निर्माता प्रवासियों के खिलाफ डर फैला रहे हैं। इस जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर बस्त्रिकिन इसमें अहम रहे हैं। उन्होंने प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, आंकड़ों का गलत इस्तेमाल करके ऐसा दिखाने की कोशिश की है जैसे प्रवासियों द्वारा अपराध की एक बड़ी लहर चल रही हो। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक ही प्रवासी द्वारा की गई कई अस्थायी पंजीकरणों को ऐसे दिखाया जैसे वे सभी अलग अलग लोग हों, जिससे आंकड़े झूठे तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। आखिरकार उन्होंने खुद MVD को ही दोषी ठहरा दिया कि उसने कथित तौर पर बहुत ज्यादा प्रवासियों को अंदर आने दिया और अपराध को बढ़ावा दिया। यह शायद डेटा बंद करने की आखिरी वजह रही होगी, पर यह केवल दिखावे या शर्मिंदगी की बात नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे भी बड़ा कारण यह है कि रूस की प्रवासन नीति बदल रही है। अब इसका फोकस केवल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने पर नहीं है। इसके बजाय अब यह सुरक्षा संबंधी चिंताओं से प्रेरित है। 2023 तक रूस का अभियोजक जनरल कार्यालय हर महीने विस्तृत अपराध आंकड़े जारी करता था। इन रिपोर्टों ने पत्रकारों और शोधकर्ताओं को प्रवासी अपराध व घरेलू हिंसा में सरकारी झूठ उजागर करने में मदद की। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया।
अपराध के आंकड़े छुपा दिए गए हैं, जिससे अब हमें असली हिंसक अपराध, नाबालिगों की भागीदारी या क्षेत्रीय रुझानों की जानकारी नहीं मिल सकती। यह रूसी समाज में असल बदलाव दिखाता है और बात यहीं नहीं रुकती। समाजशास्त्री लेव गुटकोव के अनुसार जानकारी छुपाने का एक और बड़ा कारण है। रूस अपनी ही आबादी में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। पिछले वर्षों में 50,000 से 15 लाख रूसी युद्ध, राजनीति या बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़ चुके हैं। अगर ये आंकड़े सार्वजनिक होते तो दिखता कि श्रमिक बल घट रहा है, युवाओं की आबादी कम हो रही है और कुशल पेशेवर, खासकर प्रजनन आयु वाले व उनके बच्चे देश छोड़ रहे हैं। विशेषज्ञ गुटकोव कहते हैं 1 मिलियन लापता लोग मानो पूरा शहर गायब हो गया। रूस की आबादी पहले ही घट रही है, ऐसे में यह बड़ा जनसांख्यिकीय झटका है और इसे और भी बुरा बना देता है मृत्यु दर और लिंग अंतर। रूस की जन्म दर देखने पर सतह पर हालात बेहतर दिखते हैं। हाँ, रूस अभी भी दूसरी जनसांख्यिकीय संक्रमण प्रक्रिया में है। यही वह समय होता है जब जन्म के पैटर्न बदलते हैं, जैसे लोग बच्चों को देर से पैदा करना या बिल्कुल भी न पैदा करने का फैसला करते हैं। रूस में पहली बार मां बनने की उम्र बढ़ रही है और पहली बार बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं की संख्या घट रही है। दूसरे बच्चे के लिए जन्म दर पहले गिर गई थी, लेकिन अब यह स्थिर होने लगी है। नया यह है कि अब तीसरे बच्चे का जन्म दर भी घट रही है। यह शायद 2022 में बच्चों के जन्म में गिरावट का विलंबित असर है, जो 2020 की नीति में बदलाव से जुड़ा था। तभी मातृत्व पूंजी दूसरे से हटाकर पहले बच्चे के लिए कर दी गई थी। इससे डोमिनो प्रभाव शुरू हुआ, दूसरे और तीसरे बच्चों की संख्या कम हुई। लेकिन इसमें एक मोड़ है। इन गिरावटों के बावजूद रूस में कई विकसित ईसाई बहुल देशों से ज्यादा बड़े परिवार हैं। यह आंशिक रूप से मातृत्व पूंजी की वजह से है, आंशिक रूप से बढ़ती धार्मिकता के कारण और शायद कुछ सामाजिक प्रवृत्तियों की वजह से भी। 4 या अधिक बच्चों वाले परिवार अपेक्षा से ज्यादा आम हैं। यह प्रजनन दर को लगभग 14 पर बनाए रखता है, जो यूरोप के कई देशों से अधिक है। यूट्यूब ने अभी अभी एक चौंका देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? असल में यूट्यूब के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी वजह से आप अपने होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से भी कम व्यूज होते हैं, जैसे कि ये वाला। इसका ये मतलब नहीं कि सबको चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है, तो अभी शायद सबसे अच्छा समय है। यूट्यूब अब छोटे और नए चैनलों को पहले से ज्यादा बढ़ावा देकर क्रिएटर्स को रोज लाखों रुपए दे रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके कई सवाल होंगे। ऐसे सवाल हमें कई बार ईमेल में मिलते हैं और इसी वजह से हमने तय किया है कि अपनी सारी यूट्यूब सलाह एक ही यूट्यूब वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं, तो आप वह वीडियो यहीं यूट्यूब पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन के कार्ड पर क्लिक करें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि रूस में बच्चों की बाढ़ आ गई है। कुल जन्मों की संख्या घट रही है, लेकिन सिर्फ प्रजनन संबंधी फैसलों की वजह से नहीं। इसी वजह से अभी प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या कम है। तो महिलाओं के बच्चों को पहले जैसी दर से जन्म देने के बावजूद कुल जन्म घट रहे हैं। 2006 से 2015 के बीच रूस ने मातृत्व पूंजी के कारण जन्म दर बढ़ाने में सफलता पाई। प्रजनन दर 128 से बढ़कर 176 हो गई, जो कि 38% की वृद्धि है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह गति अब रुक गई है और सरकार के वर्तमान फैसले इसमें मदद नहीं कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रूस के कुछ क्षेत्रों में जो स्कूली लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। और यह सब सिर्फ रूस की घटती जन्म दर से निपटने के लिए किया जा रहा है। अब मृत्यु दर के मामले में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। मृत्यु दर को सही मायने में समझने के लिए हमें सिर्फ मौतों की गिनती नहीं, बल्कि जीवन प्रत्याशा पर ध्यान देना चाहिए। मौतों की संख्या उम्र की संरचना पर निर्भर करती है, इसलिए भ्रामक हो सकती है। उदाहरण के लिए, रूस की तुलना एक युवा देश जैसे नाइजीरिया से करना तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक हम जनसंख्या की उम्र के हिसाब से समायोजन नहीं करते। जीवन प्रत्याशा यही करती है। जब हम रूस के जनसांख्यिकीय संकट की बात करते हैं, तो सबसे अनदेखी लेकिन बेहद गंभीर समस्याओं में से एक है देश में बढ़ता हुआ लिंग असंतुलन। रूस में कई दशकों से महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 2020 की जनगणना में महिलाओं की आबादी लगभग 54% थी, जबकि पुरुषों की आबादी केवल 46% थी।
लेकिन 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यह अंतर लगभग निश्चित रूप से और बढ़ गया है। युद्ध में 1,20,000 से ज्यादा रूसी पुरुषों की मौत ने जनसंख्या अनुपात और खराब कर दिया है। इस असंतुलन के चरम होने का कारण जानने के लिए हमें पीछे देखना होगा। दुनिया में हर 100 लड़कियों पर करीब 105 लड़के जन्म लेते हैं। हालांकि बचपन में लड़कों की मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ ये संतुलित हो जाती है। अधिकांश देशों में महिलाएं जीवन के उत्तरार्ध में पुरुषों से कुछ अधिक होती हैं, जैसे जापान में 56 वर्ष की उम्र में। लेकिन रूस में यह बदलाव चौंकाने वाली जल्दी हो जाता है, सिर्फ 30 साल की उम्र तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूस में पुरुष बस उतनी लंबी उम्र तक नहीं जीते। असल में रूस में पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु में सबसे बड़ा अंतर है, लगभग 11 साल का। रूस में पुरुषों की संख्या 684 मिलियन और महिलाओं की 788 मिलियन है। यह अंतर 10 मिलियन से भी अधिक लोगों का है और यह कोई नई समस्या नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस में पुरुषों की भारी मौतों से लिंग अनुपात बहुत असंतुलित हो गया। सोवियत संघ में सबसे बुरे समय में महिलाओं और पुरुषों की संख्या में 20 मिलियन से अधिक का अंतर था। सालों में यह असंतुलन थोड़ा सुधरा, लेकिन अब वयस्क पुरुषों की अधिक मृत्यु दर से प्रगति फिर रुक गई है। यूक्रेन युद्ध हालात 2 तरह से बिगाड़ रहा है। पहली वजह युद्ध में मौतें हैं। दूसरा, हजारों रूसी युवा पुरुष जबरन सेना में भर्ती से बचने के लिए देश छोड़ गए। इसका मतलब है कि देश अपने सबसे महत्वपूर्ण उम्र वर्ग के पुरुषों को खो रहा है, जो परिवार शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है। रूस की घटती जन्म दर पर इसका असर दिख रहा है। 2021 की जनगणना के अनुसार महिलाएं पुरुषों से करीब 1.05 करोड़ ज्यादा हैं और यह आंकड़ा पिछले दशक से लगभग समान है। और भले ही यह 1959 की सोवियत जनगणना में देखे गए 2.07 करोड़ के अंतर से बेहतर है, लेकिन बदलाव की धीमी गति चिंता का विषय है। यह एकल मां परिवारों की बढ़ती संख्या और घटती शादियों का कारण है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का असंतुलन सिर्फ जन्म दर को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करता है। अधिकांश युवाओं को साथी नहीं मिलने पर सामाजिक निराशा, तनाव और विषाक्त आंदोलनों का जन्म हो सकता है। इंसेल समूह वे लोग हैं जो अपनी अनैच्छिक ब्रह्मचर्य के लिए समाज या महिलाओं को दोषी मानते हैं, लेकिन पुरुषों की कमी भी एक समस्या है। रूसी पारंपरिक समाज में महिलाओं को अधीनस्थ बनाया जाता है। उन्हें पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अब विवाहित होने पर कलंक झेलना पड़ता है और पुरुषों की अनुपस्थिति में ज्यादा काम करना पड़ता है। समाजशास्त्री कहते हैं कि आधुनिक मूल्यों के बावजूद रूसी लड़कियों की परवरिश अब भी पति ढूंढने को प्रमुख मानती है। जब पुरुषों की संख्या घटती है, तब महिलाओं में प्रतिस्पर्धा, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह सामाजिक एकजुटता को कमजोर करता है, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानने लगती हैं। तो जब रूस जैसे देश अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी छुपाते हैं, तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ युद्ध के समय गोपनीयता की बात नहीं है। इसके परिणाम और भी गहरे होते हैं। देखिए, जनसांख्यिकीय जानकारी सिर्फ रिपोर्टों के लिए नहीं होती। यही तय करती है कि सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च करेगी। स्कूल, अस्पताल, पेंशन, गैस पाइपलाइन व सार्वजनिक परिवहन तक। अगर वो जानकारी सही नहीं है तो बजट भी सही नहीं होंगे। झूठे आंकड़ों के कारण पूरे क्षेत्र को अधिक या कम फंडिंग मिल सकती है। ज्यादातर मामलों में रूस ने पहले भी जनसंख्या आंकड़े सुधारने की कोशिश की, लेकिन नतीजे है 2020 में रूस ने जन्म दर बढ़ाने के लिए अपनी मैटरनिटी कैपिटल योजना में बदलाव किया और अब सिर्फ दूसरे बच्चे पर नहीं बल्कि पहले बच्चे पर भी भुगतान देना शुरू किया। परिवारों को आवास, शिक्षा या पेंशन बचत में मदद के लिए लगभग 4,66,000 रूबल मिले। इस बदलाव का उद्देश्य युवा माता पिता पर आर्थिक दबाव कम करना था। विशेषज्ञों के अनुसार केवल पैसे से नौकरी की असुरक्षा और बच्चों की देखभाल की समस्याएं हल नहीं होंगी। विशेषज्ञों ने चेताया था कि यह काम नहीं करेगा और आंकड़ों ने उन्हें सही साबित किया। लेकिन अगर ऐसी नीतियां आज शुरू की जाती तो हमारे पास यह मापने का कोई तरीका नहीं होता कि वह असफल हुई या सफल, क्योंकि दरअसल आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। स्थानीय नियमों में भी यही समस्याएं हैं। वोलोगदा में सरकार ने शराब बिक्री पर सिर्फ सप्ताह के दिनों में रोक लगाई। क्यों? ज्यादातर शराब से मौतें सप्ताहांत में होती हैं। जब मृत्यु दर के आंकड़े नहीं हो तो नीति की मदद का पता नहीं चलता। सरकार बिना सबूत के सफलता का दावा कर सकती है, जैसे निजनी नोगोरोड में छोटे जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम का उदाहरण। हमें महीनों में परिणाम मिलने थे, लेकिन अब आंकड़े शायद जारी नहीं होंगे, जिससे प्रभाव अज्ञात है और हालत और बिगड़ रही है। रूस के इस साल वार्षिक जनसंख्या रिपोर्ट न छापने की संभावना ज्यादा है।
साथ ही मुख्य सांख्यिकी पोर्टल ने अधिकतर संकेतक साझा करना बंद किया है। यह नया नहीं है और जैसा कि हमने देखा, सोवियत संघ ने भी 1970 के दशक में यही किया था, जब औसत आयु घट रही थी। समस्या सुलझाने के बजाय उन्होंने डेटा जारी करना रोक दिया। बारूस ने 2020 में इसी तरह का कदम उठाया था और हाल ही में ही बुनियादी मुश्किल से काम आने वाले आंकड़े फिर से जारी करने शुरू किए हैं। जब देश जनसांख्यिकीय जानकारी छुपाते हैं तो यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, यह सभी को, यहाँ तक कि उनके अपने लोगों को भी यह जानने से अंधा कर देता है कि क्या काम कर रहा है, क्या असफल हो रहा है और भविष्य वास्तव में कैसा दिखता है। आर्थिक संकेतकों और बुनियादी ढांचे की जानकारी में भी यही होता है। युद्ध के बाद से रूस ने अहम आर्थिक जानकारी छुपाना शुरू कर दिया है। यह चुपचाप शुरू हुआ, फिर आक्रामक हो गया। 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां डेटा गायब है: प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक। इनमें से आर्थिक डेटा पर सबसे ज्यादा सेंसरशिप लगाई गई है। युद्ध के बाद रूस के केंद्रीय बैंक ने सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े छापना बंद किया। इससे बैंकों को अपने वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक करने का अधिकार मिला, जो बड़ी बात है। इससे वित्तीय क्षेत्र की असली स्थिति जानना लगभग नामुमकिन हो गया। फिर फेडरल कस्टम्स सर्विस ने भी यही किया। इसने आयात निर्यात डेटा जारी करना बंद किया, जिससे प्रतिबंधों में अर्थव्यवस्था की स्थिति जानना कठिन हो गया। वित्त मंत्रालय भी इसमें शामिल हुआ और रियल टाइम बजट डेटा तक पहुंच सीमित कर दी, जो सरकार का पैसा संभालने का मुख्य तरीका था। यह यही नहीं रुका। तेल और गैस उत्पादन की जानकारी, जो रूस की आर्थिक रीढ़ है, वह भी गायब हो गई। इन कदमों को प्रतिबंध सुरक्षा के लिए औपचारिक बताया गया, पर स्पष्टीकरण भिन्न थे। पेट्रोल उत्पादन के आंकड़े छुपाने पर ऊर्जा मंत्रालय ने भू राजनीतिक स्थिति और बाजार हेरफेर को कारण बताया। असल में यह पर्दा रूसी अभिजात वर्ग को भी फायदा देता है। कई आंकड़े जो अधिकारियों की अमीरी या भ्रष्टाचार दिखाते थे, अब चुपचाप गायब हो गए हैं। सार्वजनिक सेवकों द्वारा घोषणाएं अब अनिवार्य नहीं हैं और वे संपत्ति रिकॉर्ड जिनका इस्तेमाल पत्रकार पहले अधिकारियों की जांच के लिए करते थे, अब ज्यादातर प्रतिबंधित हो गए हैं। रूसी समाज की स्थिति से जुड़े कई आंकड़े गायब हैं। इसके क्या कारण हैं? न तो प्रतिबंध, बस बुरी प्रेस का बढ़ता डर। उदाहरण के लिए अभियोजक जनरल कार्यालय पोर्टल, जो कभी रियल टाइम अपराध डेटा प्रकाशित करता था, काम करना बंद कर दिया। विश्लेषकों के अनुसार क्रेमलिन नकारात्मक खबरें रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आंकड़े समझाना मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए मास्को की हत्या के आंकड़े लें। एक समय पर मास्को में हत्याओं में चौंकाने वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बाद में पता चला कि कई अपराध हाल ही में कब्जा किए गए डोनेट्स्क या लुहांस्क में हुए थे और उन्हें मास्को के जांचकर्ताओं को सौंपा गया था। फिर भी यह बुरा था और डेटा हटाने के लिए पर्याप्त था। पर्यावरण आंकड़े भी चुपचाप हटा दिए गए। प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए संघीय सेवा, जो एक रूसी एजेंसी है, ने रूसी कंपनियों से होने वाले प्रदूषण और उत्सर्जन की जानकारी साझा करना बंद कर दिया। शायद इसलिए ताकि पर्यावरणीय नियमों में ढील दिए जाने के दौरान किसी तरह की प्रतिक्रिया से बचा जा सके। फिर वो डेटा है जो रूस के युद्ध में हुए नुकसान का अनुमान लगाने में मदद कर सकता था, वह भी हटा दिया गया है। इसमें विकलांगता पेंशन, शहीद सैनिकों के परिवारों को भुगतान और आंतरिक सुरक्षा बजट शामिल हैं। ऐसे आंकड़ों का खुलासा करना अब सिर्फ हतोत्साहित ही नहीं किया जाता, बल्कि इसे आपराधिक अपराध भी माना जा सकता है। राष्ट्रीय बजट में गोपनीय खर्च अब सबसे ऊंचे स्तर पर है। 2025 की पहली तिमाही में रूस ने गुप्त बजट मदों पर 36 ट्रिलियन रूबल खर्च किए, जो पिछले साल से 44% अधिक है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 के अंत तक रक्षा और सुरक्षा रूस के पूरे बजट का 40% हिस्सा ले लेंगे। यह देश द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यक्रमों पर संयुक्त खर्च से भी अधिक है। यहाँ तक कि मासिक व्यापार डेटा जैसे आयात और निर्यात को भी पहचान से परे बदल दिया गया है। 2022 में वापस लिए जाने के बाद दोबारा पेश होने पर यह इतनी बदली और अस्पष्ट हो गई कि लगभग बेकार हो गई। लेकिन शोधकर्ता फिर भी यह पता लगाने में सफल रहे कि रूस चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों में बिचौलियों से खरीदारी करके प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा है। अब एक कानूनी खामी है जो प्रतिबंधित रूसी कंपनियों को वित्तीय रिपोर्ट, स्वामित्व विवरण, व्यापार सौदे और सरकारी अनुबंध छुपाने की अनुमति देती है। अब ये कंपनियां छुपकर काम कर सकती हैं और अपनी गतिविधियां उजागर करना जरूरी नहीं है। स्वतंत्र आउटलेट द बेल के अनुसार आर्थिक डेटा छिपाने से सभी के लिए योजना बनाना और स्थिति समझना मुश्किल हो जाता है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं।
इस ब्लैकआउट ने सार्वजनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनगणना में भी हेरफेर किया गया है। अधिकारियों ने गरीबी की सीमा को कम कर दिया है ताकि कम लोगों को गरीब दिखाया जा सके। उन्होंने रूस के अंदर यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई है और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े भी तोड़े मरोड़े गए हैं। मूल बात सीधी है, अब रूस की व्यवस्था में आंकड़ों को दबाना शामिल हो गया है। यह बढ़ते अधिनायकवाद का संकेत है। जब विश्वसनीय जानकारी नहीं होती तो नागरिकों, शोधकर्ताओं या पत्रकारों के लिए सच्चाई समझना मुश्किल हो जाता है। जवाबदेही तो और भी कठिन है। रूस यह डेटा कब तक छुपाए रखेगा, यह तो समय ही बताएगा।